हैं। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो हुकूमत सिंध का इख्तियार है कि इंतज़ामी मामलात के लिए जो है वो जो इक़दाम उठाए उसमें हमने पूरे शहर पे पाबंदी नहीं लगाई। फ़िलहाल जो 11 मेन शाहराह हैं उस पर हमने पाबंदी लगाई है और उन्होंने दरख्वास्त दी उसमें आर्टिकल 8, 9, 10, 21 और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी की उन्होंने कहा कि की, लेकिन हालांकि जितने भी इंतज़ामी डिसीजंस हैं इसमें किसी भी आर्टिकल को हम हिट नहीं कर रहे। हम किसी मतलब ज़ाहिर गवर्नमेंट का ये डिसीजन है और गवर्नमेंट की ये मंशा है कि वो अगर ट्रैफिक को स्मूथ चलाना चाहती है और कुछ बोल्ड डिसीजन ले रही है तो वो गवर्नमेंट के मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि दरख्वास्त उनको जो है उन्होंने दाखिल की है वो गलत है, तो इसको हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर उसको प्लीड करेगी। जो सबसे तीसरा मैं इशू कह रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, नहायती अहम, और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग चीज़ रही है, रोटी, कपड़ा और मकान। उस सिलसिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 93,118 टीचर्स को अभी भर्ती किया है। 93,118, ये छोटा नंबर नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ये भर्ती कैसे हुए? इस भर्ती में थर्ड पार्टी टेस्ट सिस्टम IBA के जरिए इनके टेस्ट हुए, एंट्री टेस्ट जो होते हैं, और उसमें 100% शफाफ तरीके से इनके एंट्री टेस्ट हुए और कोई भी शख्स, किसी को अगर 1% भी कंप्लेंट हो कि जी इतने बड़े तादाद में लोग भर्ती हुए, कोई एक भी सिफारशी हो, तो हम कहते हैं मोर देन वेलकम। उसको किसी भी जगह जाना है वो जाके चैलेंज कर सकता है। हमें पर्सनली पता है, और जब शुरू में कुछ सवाल उठते थे कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब के अपने जो है जो उस वक्त एजुकेशन सेक्रेटरी साहब थे, उनके फैमिली मेंबर उस वक्त एजुकेशन सेक्रेटरी साहब वो उस पर फेल हुए। इससे पहले सईद गनी साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके अपने फैमिली मेंबर्स ने अप्लाई किया, उनको भी वो भी पास नहीं हो सके। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन सेक्रेटरी के अपने फैमिली मेंबर्स भी वो टेस्ट क्लियर नहीं कर सके थे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े में बड़ी भर्ती हुई है कि 93,000 लोगों को एक साथ भर्ती किया गया है, और जिससे जो अब इसके इम्पैक्ट मुफ्त में सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। ये 93,000 जो हैं ये लोग नहीं हैं, ये 93,000 खानदान हैं। ये जो जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं और बहुत ज़बरदस्त इनकी सैलरीज पैकेजेस होते हैं, ये 93,000 खानदान हैं जिनको जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने जो है शफाफ तरीके से इसको पूरे प्रोसेस को किया। उस क्रेडिट जाता है चीफ मिनिस्टर साहब को, क्रेडिट जाता है एजुकेशन मिनिस्टर साहब को, क्रेडिट जाता है एजुकेशन के पूरे डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इस शफाफ तरीन जो है इस प्रोसेस को यकीनी बनाया। इससे मेरे पास डिवीजन वाइज भी ब्रेकअप है, लेकिन मैं टाइम को मैं थोड़ा करूंगा। इससे हमारे इस वक्त 5,000 स्कूल जो बंद थे वो रीओपन हो गए। सिंध भर में 5,000 जो बंद स्कूल हैं वो रीओपन हो गए। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि सिंध भर में जो इन स्कूल में बच्चों की तादाद है वो 55 लाख बच्चे हैं। 5.5 मिलियन बच्चे जो हैं वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जबकि 40 लाख स्टूडेंट जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं, और 10 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो जो सिंध गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, उसमें एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कोई 1,05,00,000 स्टूडेंट इस वक्त भी सिंध के में ये एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो इस जो उसके बाद 5,000 जो बंद स्कूल हैं, क्योंकि वहाँ पे असातिज़ा की कमी थी, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिकल काम हुआ है। फिर एक और चीज़, पहले हमारे पास रेशो था 55 स्टूडेंट पर टीचर का। अब इस 93,000 भर्ती के बाद वो रेशो हो जाएगा 35 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा। तो इसमें भी आप जो रेशो है वो बेहतरी आएगी, तो वो अटेंशन बच्चों को ज़्यादा मिल सकेगी, बच्चे सवाल ज़्यादा कर सकेंगे, बच्चों को तालीम का के लिए और मज़ीद बेहतर तालीम मिल सकेगी। और ये पूरी भर्ती जो है IBA के तहत, थर्ड पार्टी के तहत हुई है, जिसमें कोई मुखालिफ भी, कोई कहता है कि जी जिनकी आदत ही बाय बर्थ वो पैदा होते हैं कि सिर्फ मुखालफत करना और जो इल्ज़ाम लगाने, वो भी उस पर उंगली नहीं उठा सकते। जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन मिनिस्टर साहब के और चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पे ये एक शफाफ प्रोसेस किया, तो ये सिंध भर के लोगों के लिए
कराची से लेकर कश्मीर तक, कराची से लेकर थरपारकर तक सिंध भर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि फैसले के खिलाफ एसोसिएशन ने अदालत में दरख्वास्त दायर की है। कराची के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं। उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि इस वक्त कराची में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ज़ेर तामीर हैं, और साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा गया कि करप्शन के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और ये भी उनकी जानिब से बताया गया कि 4 लाख ख़ानदानों को मुफ्त बिजली फराहम की है। इसके अलावा 90,000 से ज़ायद ख़ानदान हैं जिनको नौकरियाँ मिल चुकी हैं, जिसका जो तरीक़ाकार है वो इंतहाई शफ़ाफ़ है। जो पोर्टल ऐप बनाई गई है उनकी जानिब से, उस पर ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाद शफाफ तरीके से बताया जा रहा है कि लोगों को मुलाजिमत फराहम की जा रही है। सिंध की डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध की जानिब से ये भी कहा गया है कि फ़ैसले के खिलाफ एसोसिएशन ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। इससे कबल ट्रैफिक को मुनज़्ज़म शहरी सहूलत को यकीनी बनाना इंतज़ामी इख्तियार है, जो इख्तियार मुकम्मल तौर पर दे दिया गया है। और इसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन के हवाले से भी उनकी जानिब से बताया गया कि किस तरह से उस पर काम किया जा रहा है। असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से बताया गया कि किस तरह से शफाफ तरीके से इस वक्त वहाँ पर भी काम जारी है। इसके साथ साथ जो ख़ानदान हैं जो बिजली से महरूम थे, उनके लिए ये ऐलान किया गया कि 4 लाख ख़ानदानों को मुफ्त बिजली फराहम कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि उन्होंने दावा भी किया कि जाकर पूछा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनको बिजली मुहैया नहीं थी, सिंध हुकूमत की बदौलत उनको ये आसानी मिली है, ये आसाइश मिली है। और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि 90,000 से ज़ायद ख़ानदान हैं जिनको हम नौकरियाँ फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा कराची की सड़कों पर जिस तरह से काम जारी है, उस हवाले से भी उनकी जानिब से बताया गया। उन्होंने कहा कि असातिज़ा को भर्ती किया जा रहा है, जिसका जो ट्रायल है, जिसका जो तरीक़ाकार है वो इंतहाई शफ़ाफ़ तरीक़ाकार है। सिंध भर में 5,000 बंद स्कूल हैं जिनको दोबारा फ़ाल कर दिया गया है, इस पर भी काम किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की भर्ती शफ़ाफ़ अंदाज में थर्ड पार्टी के ज़रिए हुई है, इसमें डायरेक्टली पीपल्स पार्टी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि बार बार ये इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं, ये बातें की जाती हैं कि अपनों को नवाजा जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। जिस तरह से सिंध हुकूमत इस वक्त काम कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। डबल टाइगर बसों के हवाले से उन्होंने कहा कि उसको कराची में जल्द मुतारिफ़ कराया जाएगा। कराची की सड़कों को बेहतरीन अंदाज में एक बार फिर से रोशन करेंगे, एक बार फिर से बनाएंगे, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि 11 सड़कों पर चिंची रिक्शों के हवाले से रूट परमिट है, उसको जारी किया गया है। जो मसाइल थे उनको फौरी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 90,000 से ज़ायद ख़ानदान ऐसे हैं जो नौकरी पर नहीं थे, उनको नौकरी भी दी जा रही है। नॉन मुस्लिम लोगों को वो जॉब्स दिए। डिफरेंटली एबल्ड कोटा जो है 1330 बच्चों को और 1330 लोगों को टीचर भर्ती किया गया है जो डिफरेंटली एबल्ड थे, उनको उस कोटा में उनके हुए हैं। तो आप देखें कि मेरिट को किस हद तक हुकूमत सिंध ने उसको कंसीडर किया है। और इसमें जो टोटल लोग जिन्होंने इसको टेस्ट दिए थे, कोई 1,85,000 लोग जो थे जो इस टेस्ट में अपीयर हुए थे। तो ये गुजारिशात थी जो कि मैं चाहता था कि भाई हम सब लोग अपने सिंध की आवाम को खुशखबरी दें, क्योंकि लोग जो है ना वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ होते हैं। जो सियासी मुखालफिन जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, मैं कहता हूँ कि इल्ज़ाम हमेशा वो लगाए हुकूमतों पे जिन्होंने खुद कुछ डिलीवर किया हो, या वो लोग उंगली उठाएं जिन्होंने खुद कुछ डिलीवर किया हो। जिन लोगों ने आज दिन तक पाकिस्तान में कुछ डिलीवर नहीं किया है वो हमेशा प्रोपेगेंडाज में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका जो मासिस के लिए काम करते हैं और हर शोबे में काम हो रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब सारे चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, हर शोबे में जो है वो माइन्यूटली काम हो रहा है। आपके एनर्जी सेक्टर में रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है, आपके थर्कोल पे रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है, आपके जो है रोड सेक्टर्स में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में काम हो रहा है, आपके एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, हर सेक्टर में जो सोशल इशूज़ है उस पर काम हो रहा है। तो फुल फोकस गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये है कि हम आवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। हमें उससे कुछ नहीं है कि जी हम इन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा जो है वो ढोल बजाएं। लेकिन यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं समझता हूँ कि सिंध भर के आवाम के लिए ये खुशखबरी थी कि उनके बच्चे जो हैं वो अब बगैर स्कूल के नहीं हैं या उनको टीचर्स की शॉर्टेज नहीं है। जो बता दीजिएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 14 ग्रेड की 93,118 नौकरियाँ दी हैं सिंध में। सवाल ये है कि 2022 के सैलाब के बाद सिंध की स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। वफाक ने एक वादा किया था कि हम आपको रकम देंगे जिससे ये स्कूल जो ख़राब हैं, जिनकी बिल्डिंग्स नहीं है, वो बनाए। तो सिंध में कितनी स्कूल्स की बिल्डिंग ख़राब हैं और वफाक ने इस मतलब जो वादे किए थे उस मतलब कोई पैसे वगैरह दिए हैं? जो देखिए जी, बिल्कुल ये सैलाब के बाद जो है ना वो फिगर्स बिल्कुल चेंज हो गई थी।
अब एक हमारे सियासी रहनुमा तो नहीं कहूँगा, पहले वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, वो अभी कभी एक पार्टी में दूसरी पार्टी में भी, फिर इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कोई फिगर्स भी दी। वो फिगर्स तब के थे जब सैलाब का टाइम था। अब सैलाब में तो ज़्यादा सारे स्कूल्स बंद थे, सैलाब में सारे ही बच्चे स्कूलों से बाहर थे, और वो स्कूल्स तो हमारे कैंप से, रिलीफ कैंप्स थे, तब के उन्होंने फिगर्स दे दिए। खैर वो मैं कहता हूँ कम तजुर्बा, लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि यह सैलाब में बहुत सारा तबाही आई। रिहेबिलिटेशन पे सिंध हुकूमत काम कर रही है, वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम कर रही है। वफाकी हुकूमत से जो कमिटमेंट्स हुई थी अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं हुई हैं। वो हमें वफाकी हुकूमत से उसमें बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी कमिटमेंट्स है वफाकी हुकूमत वो कंप्लीट करे। जी अच्छा सर, ये आपने तालीम का जिक्र किया, 5000 स्कूल खुलना यकीनन एक खुशहाल बात है। ये सब चीज़ें जो आप कोशिशें जो बता रहे हैं, शॉर्ट कर मैं मुख्तसरी कर रहा हूँ, तो ये आपका पार्टी नेटवर्क भी मौजूद है, यूनियन काउंसिल सतह पर भी पार्टी मौजूद है। ये सब चीज़ें जो है वो उजागर क्यों नहीं जाती? इन इदारों को वहाँ के मकामी लोग एडॉप्ट क्यों नहीं करते, बेहतरी क्यों नहीं लाते? अच्छा खैर, ये आपको बता ही रहा हूँ ना मैं कि 5000 स्कूल्स बंद थे, जो उस पर तनकीद भी होती थी। अब तनकीद क्या था, ये प्रोसेस जो था ये लंबा प्रोसेस था। ये नहीं कि ये कल भर्तियाँ हुई हैं और आज हुई हैं, इसको बहुत बड़ा टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। तो अब जैसे ही ये भर्तियाँ हो गई, लोग स्कूल में पोस्ट हो गए, तो वो 5000, मैं अब आज आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि अब ये बंदे ये लोग भर्ती हो गए, अब ये लोग जो है स्कूल्स खुलेंगे। वो स्कूल खुल चुके हैं। मैं 5000 स्कूल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खोले उसके बाद आपसे बात कर रहा हूँ कि अब वो बंद स्कूल जो हैं वो खुल गए। हाँ, कुछ जो स्कूल आजकल भी लोग दिखाते हैं और फिर कुछ सियासी मुखालफिन जाके वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, वो हैं जो वो अबेंडन हो गए हैं। वो स्कूल्स बने थे, वो फिजिबल नहीं थे, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में बनते रहे, किसी एक गवर्नमेंट में नहीं, वो फिजिबल नहीं रहे। वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो स्कूल अब वो स्कूल नहीं है। अब उसको लोग चले जाते हैं, जी ये स्कूल है, जी इस पर ये बहस बंदी हुई है, इस पर ये चीज़ें, तो वो अपनी वो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, बट वो स्कूल अब रिकॉर्ड में स्कूल नहीं है। बस ये चीज़ है। सर ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने कराची में एक रोडों का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या जाल बिछाया, लेकिन गुज़श्ता चंद माह पहले वो सारी सड़कें खोद दी गई और टाउन नाम के चेयरमैन को उसके बदले 9 करोड़ रुपए जारी हुए, मगर उस सड़कों की हालत वही है। आवाम यही समझता है कि ये सिंध हुकूमत की नाराजगी है, क्योंकि ये सड़कें उन्होंने ही तोड़वाई है और वो जो वहाँ सफ़र कर रहे हैं उसका सारा इल्ज़ाम सिंध हुकूमत का है। देखिए जी, अब हर टाउन की अलग अलग अपनी कहानी है। मतलब एक कोई कलेक्टिव आप किसी को वो इल्ज़ाम तराशी भी नहीं दे सकते कि जी सारे, मैं कहूँ कि सारे टाउन्स जो हैं उन्होंने काम गलत किया। नहीं, हर एक डिपार्टमेंट का अपने काम है। कुछ डिपार्टमेंट, कुछ हर टाउन्स के पास जो भी रोड कटिंग के पैसे आए, कुछ ने फ़ौरन बना दिए रोड, कुछ टाउन्स ने नहीं बनाए। जिन्होंने नहीं बनाया उन्होंने बनाने चाहिए थे। तो हर एक का अपना अपना डोमेन है, और गवर्नमेंट ने पैसे दिए तमाम उन टाउन्स को, और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी उनको सब सख्ती से कहा है कि सब अपना अपना वो काम करें। जहाँ पे नहीं है उनको वो काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली परेशानी पब्लिक के लिए होती है। पब्लिक को ये इंटरेस्ट नहीं है कि ये रोड टाउन का है, ये डीएमसी का है या ये केएमसी का है, किसी का। पब्लिक को अपने काम से कंसर्न है, और ये हम सब की ज्वाइंटली जिम्मेदारी है कि उस चीज़ में, इसमें कोई भी भरी उलझामा नहीं है कि मैं खाली अगर टाउन्स पे इल्ज़ाम लगा दूँ और किसी और को बोलूँ सिंध हुकूमत का वास्ता नहीं है। नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। जहाँ जहाँ पे जिसकी गलती है उसको जो है अकाउंटेबल ठहराना भी हम सब लोगों का काम है। और इसमें मैं आपको कहूँ कि जी इस चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें कि इन चीज़ों पे रोज़ाना कभी जमात इस्लामी आके बैठ जाती है, और जमात इस्लामी का काम क्या है कि जमात इस्लामी ने कभी ज़िंदगी में अपना काम नहीं किया और बैठ कर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते रहते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि जमात की ये साइकोलॉजी, आप जमात को नहीं भाई आपने, अच्छा जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी ज़िंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। और आप देखें कि ये रोड भी ब्लॉक कर देते हैं कि जी कभी एक किसी दूसरे मुल्क का इशू होता है तो ये सड़कें ब्लॉक करके बैठे, सड़कों मार्च कर रहे हैं। भाई आपको इतना जाओ उस मुल्क में जाके जहाद करना, जाके जहाद करो, आप यहाँ पे लोगों को परेशान आके क्यों कर रहे हो आप बैठकर। तो ये इन्होंने हमेशा फितने वाली सियासत की जमात इस्लामी ने। बीच में रोज़ाना मैं देखता हूँ कभी एमक्यूएम के बयान आ जाते हैं। भाई अगर एमक्यूएम को मैं कहूँगा कि अगर आप इतने संजीदा हो कराची के मसाइल के लिए, तो जब बलदियाती इलेक्शन हुए थे उसमें आप इलेक्शन लड़ते, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते। अगर आपको लोगों का सीरियस पेन है,
आप समझते हो कि आपको लोगों के लिए फ़िक्र है तो आप इलेक्शन लड़ते रहेंगे। हमने अभी भी कहा कि भाई कि आपको बैठ के बात करें, जो मसला है हमें लड़ाई किसी से नहीं है। पॉलिटिक्स में हम पे लोग तनकीद करेंगे, हम हुकूमत में हमारा फ़र्ज़ है उस तनकीद को बर्दाश्त भी करना और उसका जवाब देना, लॉजिकल जवाब देंगे, ना हम किसी की तरह बदतमीज़ी करेंगे, ना वो इमरान खान की तरह हम ना ही किसी को जो है वो गालम गलोच देंगे, ना सोशल मीडिया पे लोगों को की पगड़ियाँ उछालेंगे। हम अखलाक के दायरे में जो हम पे तनकीद होगी उसका जवाब देंगे, लेकिन जहाँ तक ये बात ये कलेक्टिव है, इसमें कोई भी बरी ज़म्मा नहीं है। जी आप बताएं। एक सवाल। अच्छा बताएं। अच्छा जी, पहले जो आपने पार्किंग की बात की, ये सिंध काबीना में फैसला हुआ था कि तमाम जो पार्किंग्स हैं जो कि चार्ज पार्किंग करें इसको फ़िलहाल ख़त्म किया जा रहा है। इसको हमने ऐलान किया, खात्मा किया इसका, लेकिन कुछ वही अगेन वो टाउन्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे उसका वेट किया जा रहा था। अब जैसे जून क्लोज हो गया तो उनके कॉन्ट्रैक्ट सबके एक्सपायर हो गए, तो अब ये हुकूमत सिंध की डायरेक्शन पे ये फैसला है कि मज़ीद कोई भी चार्ज पार्किंग नहीं होगी। टेम्प्रेरी हाँ कहीं कहीं चार्ज पार्किंग होनी चाहिए, उसके मैं भी पर्सनली मैं कहता हूँ होनी चाहिए, लेकिन ये जिस तरह भी ये चल रहा है ठेका सिस्टम चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो कैबिनेट का डिसीजन था और 30 जून अब ख़त्म हो गई, तो अब 1 जुलाई से वो मेयर साहब ने भी वो ऐलान कर दिया और अच्छा ऐलान मेयर साहब ने किया कि जी उसको मज़ीद जो है वो चार्ज पार्किंग नहीं होगी। जहाँ आपको दूसरी बात की अली अहमद गंडापुर की हुकूमत गिराने की, देखिए जी अली अहमद गंडापुर को या PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। PTI अपनी अपोजिशन खुद है, उसको अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी और से ख़तरा नहीं है। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर आज भी PTI के बानी जेल में है तो वो उस PTI की वजह से ही जेल पर है, PTI की सियासत की वजह से ही जेल में है। जो इन्होंने अपने सबने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई और जो इन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स की हुई है, तो ये वो खुद अपने दुश्मन है। इस वक्त वहाँ पे आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पूछो उनका हशर क्या है, तो किस हद तक खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इस वक्त शदीद जो है वो प्रेशर में किस वो मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ PTI गवर्नमेंट। साहब ये बता दें कि एक और बहुत बड़ा इशू है, मालूम नहीं कि सिंध हुकूमत की उसको नज़रअंदाज कर रही है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। इस हवाले से सैलाबों में बहुत शिद्दत आता जा रहा है। पहले 10-15-20 साल होता था, लेकिन अब 4-5 सालों के बाद जो है ना वो सैलाब होते जा रहे हैं। खुशसाली, दर्जे हरारत में इजाफा, हीट व्यूज, ये इनमें शिद्दत आता जा रहा है। इसी तरह सतह समंदर भी बुलंद होता जा रहा है, टट्टा बदीन और खासतौर पर इंडस डेल्टा आते हैं। सिंध हुकूमत इस हवाले से जी आपने ये सवाल आपका बहुत अच्छा था, लेकिन आपने तरीका गलत था उसका। आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि जी सिंध हुकूमत क्यों सो रही है, नाकाम हो रही है। ओ भाई, ये वाहिद सिंध हुकूमत है जो ग्लोबल वार्मिंग पे सबसे पहले जागी। जो सबसे पहले जागा आप उसको बोलो आप सो क्यों रहे हो। अच्छा मेरी बात, आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात मैं बताऊँ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरी दुनिया में क्लाइमेट रेजिलियंस पे बात की। उन्होंने कहा कि जी हमें इस वक्त जो भी ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ हैं, जो आपके इंटरनेशनली जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इफेक्ट हम जैसे ममालिक पे किस तरह आ रहे हैं, तो वो उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही कैटेगोरिकली हमें जैसे पे काम किया है। आप जिस हुकूमत की बात कर रहे हैं, ये मैंग्रोव्स जो हैं ये पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने लगाया। आप मेरे साथ चलें या आप सब लोग दौरा करें, आपको दौरा कराओ, मैंग्रोव जाके विजिट करके आएँ, आप ये लगेगा नहीं कि आप पाकिस्तान में बैठे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जिस ऑर्गेनाइज तरीके से हमने तो शुरुआत की, ये तो सैलाब तो अभी आना शुरू है, हमने ये मैंग्रोव आज से 8 साल पहले 10 साल पहले लगाना शुरू किए थे। तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का ये विजन पहले से था। ये प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ये मैनग्रूव्स की और इस सारे ये सब कुछ कहा, उनको पता था कि जी क्योंकि वो उनकी रिसर्च बहुत हमेशा कमाल की रही है प्रेसिडेंट साहब की, तो उन्होंने हमेशा इन चीज़ों को पहले फोर्स ही किया है। दुनिया बाद में जागी, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया बाद में जागी है। हमारा मुल्क और हमारे सूबे की गवर्नमेंट और हमारे प्रेसिडेंट और हमारे पार्टी के चेयरमैन जो है ये लोग ये सबसे पहले जागे हुए हैं, तो उस पर काम सीरियसली होता है। लेकिन अब कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, आप ओवर द टाइम आप पूरी इस ग्लोबल वार्मिंग को चलने का, हाँ यस आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने, आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने के अब आपने
अब ये क्या है, 21 लाख घर क्या है, ये क्या है, ये 21 लाख घर, ये क्लाइमेट रेजिस्टेंस हाउसेस बन रहे हैं कि ये नहीं कि अब घर बनने के बाद बारिश नहीं होगी या सैलाब नहीं आएंगे। अब और खुदा ना खास्ता बारिशें ज़्यादा पड़ी या इस तरह की कोई सैलाबी सूरत हाल हुई तो ये घर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये घर पे जो लोग रह रहे हैं वो घर छोड़ के नहीं आएंगे। ये 21 लाख खानदान जो है ये अब घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये अपने घरों में ही रहेंगे। इनके घर जो है वो ऊंचे करके बनाए गए, पक्के करके बनाए गए, ये किसी स्कूलों में या ये किसी रिलीफ कैंपों में नहीं जाएंगे। तो यही प्रोटेक्टिव मेजर्स आपने करने और ऊपर आपने ग्रीनरी को प्रमोट करना है अपने मुल्क में, आपने ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव को करना है, को प्रमोट करना है और सब ने अवेयरनेस करनी है। हम सब ने इस पर एक बाकायदा, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है, लेकिन हम सब ने मिलकर, पूरे पाकिस्तान ने मिलकर, और अकेले पाकिस्तान को भी नहीं करना पड़ेगा, ये पूरे खित्ते ने करना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। पूरे खित्ते ने अपने बिहेवियर्स को चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त आप देखें यूरोप में इस वक्त 45 डिग्री वहाँ पे हीट वेव्स चल रही हैं, वहाँ पे लोगों की हालत ख़राब है। और वहाँ पे तो हमारे पास तो पंखे वगैरह ये, तो वहाँ तो पंखों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था जिन बिल्डिंगों में। तो ये पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया। ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया को हिला के रखा और हम सब ने बैठ के पूरी दुनिया के हर बंदे ने अपना रोल उसमें प्ले करना होगा। जमाली साहब सर, ये सवाल है कि बहुत जबरदस्त काम हुआ ये जो 93 टीचर्स वाला है, 93,000। यस 93,000। तो इसमें लेकिन उसके बावजूद भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, अभी भी प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, अभी भी धरने लग रहे हैं, अभी उन पे लाठीचार्ज होती है। तो इस मसले का आखिर हल क्या है? देखिए जी, अब गवर्नमेंट जो है ना अपना काम करती है। एहतजाज पे हम किसी को मना नहीं करते, पूरा मन एहतजाज करें, करते रहें, लेकिन अगर हर कोई चाहे आज कोई भी जत्था बोले कि जी मैं एहतजाज कर रहा हूँ, मेरी बात मानो, तो हुकूमत नहीं मान सकती। मैं बहुत ही क्या कहते हैं कि निवड़त सा चाहूँ तो हम्बल तरीके से प्यार से कह रहा हूँ कि भाई आप हुकूमत को डिक्टेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज़ बनाना और गवर्नमेंट का काम उस पॉलिसी पे अमल करना। अब अगर कोई जत्था आके बोले जी कि नहीं हम लोग मुजाहरा करेंगे, हम लोग फिर रेड जोन में घुसेंगे और हम लोग गलत काम करेंगे, वो नहीं हो सकता। जी मैं चिंची के हवाले से बात करना चाहूँगी। इसके बाद हाफिज साहब आपको जी रोड से चिंची बंद हुए हैं तो हजारों की तादाद में उनके चिंची जो है खड़े हो गए हैं और जाहिर है जो डेली सफर करते हैं लोग उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पीपल्स पार्टी जो है वो कभी बेरोजगार नहीं करती अपने लोगों को, ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बहन मैं आपको सवाल समझ गया। जी मैं बहन अब मैं समझ गया मसला। आप बात को समझने की कोशिश करें। हमने ये जो चंची रशा बंद नहीं की, छीने नहीं, हमने कहा है कि जी आप इन रूट्स पे नहीं चला सकते जो आपकी मेन आर्टरीज हैं। आपकी मेन आर्टरीज में आप स्पीड देखें। अगर आप चाहते हैं कि शारा फैसल को मैं चंकियों से भर दूं, मतलब मैं लेट्स सपोज अगर शारा फैसल डेली 1 लाख गाड़ी गुजरती है तो मैं 2000 चंकियों के लिए शारा फैसल को बिल्कुल स्लो कर दूँ और उसकी मूवमेंट को स्लो कर दूँ, नहीं कर सकता ना मैं। तो इसीलिए हमने कहा कि जी मेन कॉरिडोर पे आप नहीं चला सकते, उस पर अभी हमने पाबंदी लगाई है और सख्ती से लगाई है। और ये हमारा काम है कि हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है। मैं अगर 2000 लोगों के लिए जो 98,000 और जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उनको मैं किसके रहमो करम पे छोड़ दूँ? तो गवर्नमेंट के आप मुझे कहीं और बता दें कि मेन आर्टरीज में पूरे मुल्क में कहीं चल रही हूँ। हालांकि चिंचियाँ बनती भी नहीं है, चिंची ये बनती पंजाब से हैं, वहाँ से लोग यहाँ आ रही हैं, लेकिन आप मुझे पंजाब किसी मेन रोड पे या किसी इस्लामाबाद के मुझे मेन रोड पे चिंचियाँ दिखा दें मुझे आप, फैक्ट्री वहाँ बननी। तो इसीलिए गवर्नमेंट डिसीजन को आप सबने सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो फिर वो प्रॉब्लम सबके लिए होता है। हफीज़ साहब भाई वजह अब इसमें एक प्रॉब्लम है ना। पहले तो आपका जो पहला सवाल था मछली, अच्छा वो इकोनॉमी के हालात देखकर हुकूमत ने फैसले किए हैं कुछ, ठीक है। मैंने आपको कहा हुकूमत अपने फैसले टाइमली चेंज भी करती है सूरत हाल को देखकर। दूसरी आपकी जो प्रेस क्लब की बात है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कराची प्रेस क्लब रेड जोन में आता है। अब अगर रेड जोन में आके वहाँ पे लोगों ने रोज़ाना मुजाहरे कर रहे हैं, मैंने प्रेस क्लब वालों से हमने मीटिंग भी की थी, हमने कहा था कि यार आपको हुकूमत कोई और अल्टरनेट जगह भी दे सकती है, कोई अच्छी जगह हम आपको बड़ा कोई पार्क दे दें पब्लिक का, जहाँ पे
हाइड पार्क की तरह आपको ज़बरदस्त हम प्रेस क्लब भी बना के दे दें, जिसने मुजाहरा करना है पार्क के अंदर करे, पार्किंग भी हो ताकि शहरियों को तकलीफ ना हो। अच्छा, हम कभी भी नहीं चाहते कि शहरियों को तकलीफ हो, हम कभी भी नहीं चाहते कि जी जो मुजाहरे करने वालों को भी तकलीफ हो, हम नहीं कभी भी चाहते कि किसी हमारे सहाफ़ी को या प्रेस क्लब को तकलीफ हो। लेकिन आप ये सोचेंगे अगर रेड जोन में आके रोज़ाना मुजाहरे किसी न किसी के तो हो ही रहे ना। आप देखते हो प्रेस क्लब के बाहर लोग बैठे होते हैं एहतजाज करने, मुख्तलिफ लोग हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी का हम एहतजाज करने का आइनी हक भी लें। लेकिन अगर वो एहतजाज करने वाला रेड जोन के बाद फिर कभी कहते हैं कि जी हम गवर्नर हाउस आते हैं या चीफ मिनिस्टर हाउस आते हैं या सेक्रेटरी जाते हैं या सिंध असेंबली जाते हैं, तो मुझे क्या बताएं कि हम छोड़ दें लोगों को कि जी किसी को रोके नहीं। तो इसीलिए वो इशूज़ हैं। हम पीपल्स पार्टी इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम प्रोटेस्ट का आपका जो राइट है पब्लिक का, किसी का भी, वो उसका पूरा राइट है, अनलेस कि वो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, उनको वेलकम करते हैं। लेकिन ये एरिया एक इस एरिया के एहतजाजों के बाद, और आपका आया चुंदरी के रोड, आपके चैनल्स के ऑफिसेज वहाँ पर हैं, आपका बिजनेस का हब वहाँ पे, आपके बैंक सारे वहाँ पर हैं, तो उसकी सारी चीज़ों को देखते हुए अब वो मैं आपकी प्रेस क्लब की इंतजामिया से बात करूँ, आप भी एक अहदेदार हैं, लेकिन हम उससे बात करेंगे कि, और हमने पहले भी बात की है कि हम चाहते हैं कि इसको आप किसी बेहतर जगह पे कर दें ताकि यहाँ पे ये ना, और लोगों का काम एहतजाज करना है ना। ये तो नहीं है कि उनकी वजह से जो कारोबार भी बंद हो, उनकी वजह से जो है बैंक्स भी डिस्टर्ब हो, आपकी इकॉनमी, आपकी स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पर है, आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो उन चीज़ों की वजह से। तो जी एक फकीर साहब, ये बताइएगा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट ने भी किराए में इजाफा कर दिया है, उसमें तकरीबन 500 पे इंटरसिटी बस हो या फेमस हो भाई, इस हवाले से भी क्या इक़दाम करें जो ट्रांसपोर्ट है आप और शहरियों को उस हवाले से मुश्किलात का सामना है? देखिए जी, मैं अर्ज़ कर लूँ कि हमने कोशिश जहाँ तक कर रहे हैं ट्रांसपोर्टों के किरायों को कम करने के लिए, और अभी जो गवर्नमेंट भी अपनी ट्रांसपोर्ट बढ़ा रही है, अभी हमारी कोशिश है काफ़ी बसें इस बार भी आ जाएं, हमने अभी उस पर इजाफा नहीं किया। ये प्रेशर हम पर भी आया है, हमने उस पर भी इजाफा नहीं किया। वो जो हमने अपने ग्रेजुअली जो बढ़ाई थी वो बढ़ाई हैं, और इसको हमने कंट्रोल करने, जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स हैं उस पर वो ट्रांसपोर्ट चलेगी। उससे ज़्यादा अगर कोई किराया बढ़ाएगा तो हम उस पर पहले भी हमने फाइन्स लगाए, अभी भी हम फाइन लेंगे। फ़कीर साहब, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो थी वो ख़त्म कर दी है। सूबों को खत भी लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कोई सूबा नहीं देगा, जिससे जो है सूबों की जो सुबह मंथली शायद 700 करोड़ रुपए उनको मिलते थे वो उनके बंद हो जाएंगे इससे। एक तो ये, दूसरा ये है कि उसके लिए क्या करे सिंध गवर्नमेंट, और कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA की टेस्ट पास करके जो लोग अभी भी रहते हैं सिंध में, जिनको ऑर्डर नहीं मिले हैं, वो बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि उनकी एज बढ़ती जा रही है। अभी तो हुकूमत ने एक एज लिमिट भी रखी है, तो वो लोग 4 साल मुझसे इंतजार कर रहे थे, अभी तक उनको रोजगार नहीं मिला। आप रोजगार की बात करें, वो भी लोग IBA की टेस्ट पास किए हुए बैठे हुए, और वो भी टीचर्स के उम्मीदवार थे। देखिए जी, जिन लोगों ने टेस्ट पास की हुई है, जितनी वैकेंसी होंगी ना उसमें उतने लोग भर्ती किए जाते हैं। लेट्स सपोज, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे पास किसी भी दफ्तर में 100 लोगों की गुंजाइश है, 100 लोगों में से के 200 लोगों ने पास कर गए टेस्ट को, तो 200 को तो नहीं रखेंगे ना। जिनकी गुंजाइश है वो परसेंटेज वाइज उनको रखा गया है। हाँ, अगर इनमें से कोई ऐसा है जिसने कहा कि यार जो लोग सेलेक्ट हुए उनमें से मेरे मार्क्स या मेरी परसेंटेज ज़्यादा थी, फिर तो उनका क्लेम जायज़ है। मुझे बात नहीं समझे भाईजान, अगर वो समझते हैं कि जी मैंने टेस्ट में पास तो किए लेकिन मेरा मार्क्स ज़्यादा है, उससे कम मार्क्स वाले को लिया गया, फिर तो उसके साथ मैं भी खड़ा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि जो प्रायोरिटी होती है ना, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपके मार्क्स या जो भी आपकी परसेंटेज होती है उस हिसाब से आपको भर्ती किया जाता है। बाकी लोग पास ज़रूर हुए हैं, लेकिन क्योंकि उनकी इतनी परसेंटेज मार्क्स नहीं थे, तो वो उस के लिए वो एलिजिबल नहीं है। जी, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। थैंक यू। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने लिए अपोजिशन है, उनको किसी पार्टी से ख़तरा नहीं, उनको अपने ही लोगों से ख़तरा है। इसके साथ साथ कहा गया कि जमात इस्लामी ने हमेशा फितने की सियासत की है। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।